हाय। तो अभी अपन सी एस डबल ई टी का ये जो पेपर है, दिस इज पेपर नंबर 1, बिजनेस कम्युनिकेशन। यहाँ पर अब फिलहाल ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम्हारे 4 पेपर होंगे। पहला इज बिजनेस कम्युनिकेशन, सेकंड इज अकाउंट, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंट, थर्ड वन इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में इको और बिजनेस एनवायरनमेंट, जो अपन बिजनेस लॉज और सब बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, जो बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप और सबके बारे में जो अपन पढ़ते हैं वो चीजें आएगी। और फोर्थ पेपर इज योर लॉ एंड मैनेजमेंट। तीनों पे जो स्टार्टिंग के 3 पेपर्स है वो सब्जेक्टिव है, उसमें तुम्हें तुम्हारे आंसर्स हैंड रिटन होंगे। और जो फोर्थ पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। उसमें ओएमआर शीट पे तुम्हें फिर वो अपने जो भी अपने आंसर होंगे वो सब कुछ टिक करना होगा। सारे के सारे पेपर सेंटर बेस्ड ही है, तो मैं सेंटर पे जाकर एग्जाम लिखनी होगी। 100 मार्क्स का हर एक पेपर रहेगा। जो फोर्थ वाला पेपर है तुम्हारा लॉ एंड मैनेजमेंट वाला, उसमें वेटेज अलग अलग किया हुआ है। उसमें 2 पार्ट्स होंगे तुम्हारे, एक होगा लॉ के रिगार्डिंग, दूसरा होगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो अभी तुम ओसी में पढ़ते हुए आए हो ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, उन सब के बारे में, वो सारी चीजों के बारे में ही अपन डिस्कशन करेंगे। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है लॉ, दैट इज 60 मार्क्स, और जो मैनेजमेंट वाला टॉपिक है वो 40 मार्क्स का रहेगा। पहला पेपर जो तुम्हारा है बिजनेस कम्युनिकेशन, उसमें बेसिक अभी तक अपन इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, ग्रामर के बारे में बात करते हैं। कम्युनिकेशन जो तुम्हारे थोड़ा बहुत बिजनेस स्टडीज में आया होगा कि प्रोफेशनल सेटअप में तुम कैसे अपनी बात को रखते हो, कैसे खुद को प्रेजेंट करते हो, एटिकेट्स क्या होने चाहिए इन केस अगर तुम जब प्रोफेशनल बन जाओगे, उस वक्त अगर तुम्हें कोई बिजनेस मीटिंग कंडक्ट करनी है या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में तुम कोई भी मीटिंग का एक पार्ट हो, तब तुम कैसे खुद को हैंडल करोगे, कौन से पॉइंट्स पुट आउट करोगे। इनकेस अगर तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो किस वे में तुम सामने वाले इंसान को, अगर वो तुम्हारे से ऊपर पोजीशन पे है तो तुम उनको कैसे केटर करोगे, और इनकेस अगर वो तुम्हारे अंडर काम कर रहे हैं तो फिर तुम उनको अपनी बात कैसे समझाओगे। उन सब के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे सुनना है, कैसे बात करनी है, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए तुम्हारे कॉन्वर्जेशन में, तुम्हारी टोन कैसी होनी चाहिए, तुम्हारा केटर करने का स्टाइल कैसा होना चाहिए। अगर तुम बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली फिलहाल अगर अपन प्रोफेशनल सेटअप की बात करें तो उधर की जो बेसिक लैंग्वेज है वो इंग्लिश होती है। इन जनरल अगर अपन अपने लोकल एरिया में देखें तो फिर अपन अपनी रीजनल लैंग्वेज या हिंदी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम प्रोफेशनल सेटअप की बात करते हो, इंटरनेशनल कोई डिग्रीज, इंटरनेशनल अगर कोई क्लाइंट सेटअप कर रहे हो या फिर कोई बड़ी सिटीज में जाकर अगर तुम कोई कंपनी में काम कर रहे हो, उस वक्त तुम्हारी जो बेसिक लैंग्वेज होगी ना वो इंग्लिश होगी, बात करने के लिए भी और ड्राफ्टिंग के लिए भी। ड्राफ्टिंग की लैंग्वेज तो हर बार इंग्लिश रहने ही वाली है, भले ही तुम क्लाइंट को गुजराती में समझा दो, लेकिन जो चीजें तुम्हें इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करनी है, जो चीजें तुम बाद में गवर्नमेंट को प्रोवाइड करोगे, वो तो इंग्लिश में ही लिखोगे ना। तो तुम्हारी ड्राफ्टिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, उन सब पर तुम्हें यहाँ पर काम करना होगा। समझ में आया? और एक लास्ट टॉपिक तुम्हारा रहेगा, दैट इज ये पूरे तुम्हारे सीएस के जर्नी में कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स होंगे जो ओवर द टाइम यूज होते ही रहेंगे। तो उसको अगर तुम फर्स्ट लेवल से ही सीख लोगे तो फिर आगे जाकर उस चीज के लिए तुम्हारा जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो आगे जाके जब तुम लॉस पढ़ोगे, कोई बड़े हैवी सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, तब तुम्हें अगर बेसिक वर्ड्स के बारे में नॉलेज होगी तो ओवरऑल जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है उसको समझने में ईजी रहेगा। समझ आया? तो अभी ये स्टार्ट करें चैप्टर। ये जो तुम्हारा सब्जेक्ट है इसमें इंस्टीट्यूट के हिसाब से सिर्फ 4 ही चैप्टर है, बट वो 4 चैप्टर्स को ना इन्होंने बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स में बताया हुआ है। पहला चैप्टर है तुम्हारा इंग्लिश का, जिसमें इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन सारी चीजें आ जाएगी। उसको अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। दूसरा जो तुम्हारा चैप्टर है दैट इज कम्युनिकेशन। अब वो कम्युनिकेशन के चैप्टर में तुम्हारा बिजनेस कम्युनिकेशन, लिसनिंग स्किल्स, बिजनेस एटिकेट्स, सारे पार्ट्स उन लोगों ने पीआर, पब्लिक रिलेशन जिसे अपन बोलते हैं, सारी चीजें इन लोगों ने मिक्स करके दी। अपन को वो थोड़ा इजी रहे कि किस हिसाब से पढ़ना है, तो फिर मैंने चैप्टर्स को ना डिवाइड कर दिया। तो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं दैट इज सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट, लिसनिंग स्किल्स। ठीक है। थर्ड चैप्टर वुड बी योर बिजनेस करेस्पॉन्डेंस, और फोर्थ वाला जो है वो टर्मिनोलॉजीज का चैप्टर है। ठीक है। अब लिसनिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन को अगर तुम डिफाइन करोगे तो कम्युनिकेशन को तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो? कम्युनिकेशन एक बेसिक टर्म है, अपन रोज यूज करते हैं। तो फिर कम्युनिकेशन को अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो तुम अपने आंसर में क्या लिखोगे? हाँ, ठीक है।
तो उसी को अगर अपन अभी फिलहाल आंसर्स अपन इंग्लिश में लिखेंगे ना, तो ये सेम चीज को अगर तुम अपने लैंग्वेज में समझाने की ट्राई करोगे तो तुम क्या लिखोगे? व्हाट वुड बी योर लैंग्वेज? इस चीज पे अभी अपन को काम करना पड़ेगा, बिकॉज स्टार्टिंग से ही अगर तुम्हें सोचो ये सारी चीजें बोलने करने में, डिस्कस करने में बहुत ईजी है बिजनेस कम्युनिकेशन। अब लिसनिंग है, सुनते तो अपन सभी है, डिस्कस कर लेंगे आराम से, कितना टाइम लगेगा, लेकिन उस चीज को खुद के वर्ड्स में उतारना, क्योंकि अब ये एक चैप्टर है, एक भी नहीं, चैप्टर का एक पार्ट है, तो वैसा अगर तो अपन पूरा देखें ना तो अराउंड कुछ 150 पेजेस की बुक है, तो उसको अपन पूरा तो रटने नहीं बैठ सकते, अपन को कॉन्सेप्ट समझ के अपने वर्ड्स में ही लिखना पड़ेगा। तुम अगर सोचोगे कि इसके अपन आंसर बना लेंगे, उस आंसर को अपन लर्न कर लेंगे, तो वैसा चीज पॉसिबल नहीं है। कैसे आंसर आएंगे, किस वे में ये क्वेश्चन पूछेंगे, वी डोंट नो दैट येट, क्योंकि ये तुम्हारा पहला पेपर होगा। तो ये चीज बेसिक चीजें, तुम जो चीज समझ रहे हो वो समझी हुई चीज को तुम अपने वर्ड्स में कैसे लिख सकते हो ना, वो अपन को मेन सीखना है। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन, अपन को पता है कम्युनिकेशन क्या होता है, उसको अब तुम कैसे लिखोगे अपनी लैंग्वेज में, वो मेरे को बताओ। देखो, कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब है कि अपनी बात सामने वाले इंसान तक पहुंचाना, और वो चीज का ध्यान रखना कि सामने वाला इंसान वो चीज सुन रहा है। तो अभी अब जो मैं कर रही हूँ दैट इज कम्युनिकेशन। मैं कुछ बोल रही हूँ, वो चीज तुम सुन रहे हो, समझ आ रही है, उसके अगेंस्ट में मैं अगर रिस्पॉन्स मांगू तो रिस्पॉन्स मिलेगा, तो उसको अपन कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो अभी अगर कम्युनिकेशन को डिफाइन करना है, समझ आया क्या होता है बेसिक। अब अगर इसको तुम्हें अपने वर्ड्स में लिखना है तो तुम कैसे लिखोगे? व्हाट इज कम्युनिकेशन? दो मार्क का क्वेश्चन है ये, कैसे लिखोगे? दो ही मार्क का है, ज्यादा कुछ अपन को लंबा डेफिनेशन भी नहीं लिखने की जरूरत, सिर्फ एक्सप्लेन करना है व्हाट इज कम्युनिकेशन। दो ही मार्क के लिए 4 लाइन लिखोगे, मोर देन एनफ, बट लिखोगे क्या वो बताओ। Communication is a way of talking हम्म to every person, listening carefully and response. बराबर, ये वर्ड्स कीवर्ड्स आपने बता दिए कि अपन को क्या क्या चीजें ऐड करनी है अपने आंसर में, कि टॉकिंग टू अदर पर्सन्स, अदर पीपल, लिसनिंग, और एक क्या बोला था, रिस्पॉन्डिंग। अब ये कीवर्ड्स है जिससे तुम्हें अपना आंसर बनाना है। अब टॉकिंग की जगह अगर मैं इसकी जगह ऐसा लिखूं कि एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, तो सेम चीज लगेगा, अपन अपनी बात रख रहे हैं, है ना, अपन अपना बात बोल क्यों रहे हैं, ताकि अपन अपना ओपिनियन दूसरे वाले इंसान तक पहुंचा सके। आया समझ में? तो इस कीवर्ड्स को लेकर अगर अपन एक आंसर बनाए तो अरे कम्युनिकेशन इज अ वे या फिर प्रोसेस, कुछ भी लिख सकते हो, प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग वंस expressing yours expressing yourself to other people and giving
them a chance to reply। समझ आया? तो अब ये वही चीज है जो अभी तक अपन ने समझी कि कम्युनिकेशन क्या होता है। मैंने ये कुछ भी लर्न नहीं किया था, बट जो अपन को समझ आया है ना, उसको अपन एग्जैक्ट सेंटेंसेस में कैसे फ्रेम करेंगे वो अपन को देखना होगा। अभी जो तुमने बोला उसमें सारे कीवर्ड्स आ गए थे, लेकिन वो सेंटेंसेस ज्वाइन नहीं हो रहे थे। यहाँ पर अब अपने सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं। टॉकिंग के बारे में अपन यहाँ पर बात कर ली है, अदर पीपल को अपन ने यहाँ पर बात कर ली है, चांस टू रिप्लाई की अपन ने यहाँ पर बात कर ली। एक चीज रह गई लिसनिंग का, तो उसका तुम एक अलग सेपरेट पॉइंट बना सकते हो। समझ आया कि कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, इसमें दोनों चीजें इंक्लूड होगी। अपन अपनी बात बोलेंगे भी और दूसरे की बात सुनेंगे भी, तो उसका तुम यहाँ पर एक अलग से पॉइंट बना सकते हो। आया समझ में? कम्युनिकेशन तो बेसिक था। मेन अभी अपन को कम्युनिकेशन के दूसरे एस्पेक्ट पे देखते हैं। कम्युनिकेशन में दो चीजें आई। कम्युनिकेशन की अगर अपन बात करें, इसमें तुम्हारी दो चीजें इंक्लूड होंगी। एक होता है स्पीकिंग, एक होता है लिसनिंग। अभी भी अगर अपन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो मैं वो स्पीकिंग वाला पार्ट कर रही हूँ और तुम लिसनिंग वाला पार्ट कर रहे हो कि जो भी बात मैंने बोली है वो सुनने के लिए कोई होना भी तो चाहिए। तो वो जो पार्ट है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्पीकिंग है। इनकेस अगर लिसनिंग वाले पार्ट के लिए कोई इंसान अवेलेबल ही ना हो तो मैं खाली क्लास को तो पढ़ाऊंगी नहीं। तो यहाँ पर दोनों ही पार्टीज, दोनों ही एस्पेक्ट्स इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसमें अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि स्पीकर के लिए अपन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे, ये स्पीकर ही मेन काम कर रहा है। स्पीकर काम तभी कर पाएगा जब सामने सुनने वाला इंसान रहेगा। आया समझ में? तो अब लिसनिंग क्या है वो अपन को पता चला। इट इज दैट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन विच, कम्युनिकेशन का एक पार्ट है जो क्या करता है, सुनेगा, हाँ, विच receives and understands the information which the speaker is trying to, which speaker क्या करे, which the speaker is trying to say, tell, speak, anything works। आया समझ में कि जो चीज अभी अपन समझ रहे हैं उसको इंग्लिश के वर्ड्स में ट्रांसलेट करना, उसके वर्ड्स में तुम्हें बताना जरूरी होगा, क्योंकि ये चीज अपन को साथ में करनी पड़ेगी। ऐसा होगा तो जो जो अपन चीज समझते आएंगे ना, उसके साथ में अपन राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस में लर्न करने की अपन को जरूरत नहीं है। लर्न करने में अपने पास जो हेड पॉइंट्स होंगे ना वो अपन कर सकते हैं। अंदर का कंटेंट जितना हो सके खुद से लिखने की ट्राई करो, क्योंकि इतने सारे के सारे सब्जेक्ट्स, सारे के सारे चैप्टर्स लर्न हो जाए अपन से वो जरूरी नहीं है। फिर वो सारी चीजें ना खिचड़ी बन जाती है कि नहीं ये तो ये चैप्टर का था, नहीं ये तो ये चैप्टर का, तो वैसा काम अपन को करना ही है। अब लिसनिंग क्या है वो समझ आया। अब लिसनिंग जरूरी क्यों है बताओ, हिंदी में बताओ। समझ कैसे आएगा? तो जो भी कोई नई चीज तुम्हें सीखने को मिलेगी, पहली चीज तो ये। दूसरा, अगर अपन प्रोफेशनल सेटअप की बात करें ना, तो फिर जब तक तुम बात दूसरों की नहीं सुनोगे तब तक अपन एक रिलेशन मेंटेन नहीं करके रख सकते। अब जैसे कि एक बॉस है, ठीक है, एक बड़ी कंपनी है, उसमें एक बॉस है जो हमेशा खाली ऑर्डर्स देता है। कोई अगर इंक्वायरी है, कोई अगर किसी को कुछ डाउट है या फिर कोई कुछ भी नई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसको सुनने के लिए वो रेडी नहीं है। वो सिर्फ अपना ऑर्डर्स ही देगा कि भाई तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, बाकी मैं मेरा देख लूंगा। तो क्या इस चीज से ऑर्गेनाइजेशन जल्दी तक या फिर देर तक चल पाएगी? क्योंकि जो दिक्कत हो रही है, एम्प्लॉयज को जो दिक्कत हो रही है, कस्टमर्स को जो दिक्कत हो रही है, वो कोई सुनने के लिए रेडी ही नहीं है। तो अगर अपनी प्रॉब्लम्स अपन नहीं सुनेंगे, दूसरों की प्रॉब्लम्स या जो भी इंक्वायरी या जो भी तुम्हारी सिचुएशन है वो अगर अपन सुनने के लिए रेडी नहीं होंगे तो वो एक रिलेशनशिप भी मेंटेन नहीं होगा। दूसरा, अभी सपोज तुम सीएस बन जाते हो, तो सीएस बन के तुम्हें क्लाइंट्स तो अक्वायर करने होंगे ना। तो क्लाइंट्स को तुमने पहले सामने पिच कर दिया कि देखो ये पर्टिकुलर चीजें हैं, मैंने इतनी इतनी क्वालिफिकेशंस की है, सीएस के साथ मैंने लॉ भी किया हुआ है, मैं ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, अब आप मेरे को बताओ कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है।
तुमने अपनी लिस्ट पूरी बना दी कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, तुम सामने वाले की भी तो बात सुनोगे ना कि उसको क्या चाहिए। तुम बोल दोगे हाँ ठीक है मैं तुम्हारी कंपनी बना दूंगी, उसे कंपनी बनवानी ही नहीं है, उसे कुछ और काम कराना होगा। तो जब तक तुम सामने वाले इंसान की बात नहीं सुनोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली क्या बात वो कहना चाहता है। एक और चीज, अभी लिसनिंग वाला, फ्रेंड्स में भी ये चीज होती है। कभी ऐसा होता है ना कि ग्रुप में कोई एक फ्रेंड तो होता ही है जिसके लाइफ में कुछ ना कुछ हर बार प्रॉब्लम चली रही होती है। तुम कभी भी उसको फोन, यार क्या बताऊं क्या हो गया है, कांड हो गया है, कभी भी तुम फोन करो उसके लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत ही चल रही होती है। तो वो चीज का दिक्कत नहीं है, अपन उनके सुनने के लिए रेडी है। लेकिन इन केस कभी तुम्हारे साथ ऐसा कोई सिचुएशन हो जाता है कि यार बहुत ही खराब हालत हो गई, वही फ्रेंड को मैं फोन करती हूँ, अगर वो नहीं सुन रही अब तुम्हारी बात, तो क्या वो फिर फ्रेंडशिप मेंटेन कर पाएंगे अपन लॉन्ग टर्म में? कि जब उसको प्रॉब्लम थी तब तो मैं सुनने को आई ना। तो सेम चीज अगर रेसिप्रोकल हो रही है तो उसको भी वो चीज अटेंशन देनी चाहिए। तो यहाँ से लिसनिंग से ट्रस्ट बिल्ड होता है, रिलेशनशिप अपन मेंटेन करके रख सकते हैं। और एक जो तुमने बोला कि अगर अपन कोई बात सुनेंगे नहीं तो अपन कोई नई चीज सीख नहीं पाएंगे। ऐसा बड़े लोग बोलते हैं ना कि कोई भी इंसान अगर बात, कोई भी प्यार से अगर तुम किसी से भी बात करो तो हर एक इंसान से अपन को कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है। अपन भले ही रिक्शा से अगर जा रहे हैं तो ड्राइवर से भी अगर अपन 2 मिनट बात करेंगे ना कुछ तो वो काम की चीज अपन को वो बता के ही जाते हैं। तो वैसे केस में अगर तुम दूसरों लोगों की बात सुन रहे हो, तुम उनसे रिलेशन मेंटेन करके रख सकते हो, तुम उनसे नई चीजें सीख सकते हो। और जो उन्होंने बोला है ना करने को, अगर यहाँ पर अभी अपना लिसनिंग वाला पार्ट अगर चल रहा है तो मैंने तुम्हें बोला है कि नहीं कल तुम्हें ये 2 पेज रीड करके आना है, तुम्हें पता चलेगा कि आगे तुम्हें करना क्या है। वो कैसे पता चला? कि तुमने सुनी मेरी बात। आया समझ में? तो ये जो 3 पॉइंट्स तुम्हें दिए हुए हैं, व्हाई आर लिसनिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट, उसमें सिर्फ इतना ही लिखा है, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, लर्निंग न्यू स्किल्स, परफॉर्मिंग इफेक्टिवली। आया समझ में? एक बार ये 3 पॉइंट रीड कर लो, लैंग्वेज इसकी समझ लो। कोई अगर डाउट है, कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा तो अभी पूछ लो। क्लियर? समझ आया? लिसनिंग का मतलब पता चला क्या होता है? हियरिंग, ये जो वर्ड है ये अपन डेली लाइफ में सुनते ही है।
क्या दोनों का मतलब सेम है? इधर भी तुम सुन रहे हो, इधर भी अपन सुन ही रहे हैं। क्या दोनों का मतलब सेम है या कोई डिफरेंस है? Listening to others' response will enhance ठीक है, सिर्फ सुनना ही नहीं। ओके। आपको कुछ बोलना है? देखो, अगर अपन वर्ड के एकदम एग्जैक्ट मीनिंग पे जाए ना, तो हियरिंग इज अ फिजिकल एक्टिविटी। और लिसनिंग जो है वो तुम वॉलेंटरीली कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हियरिंग की अगर अपन बात कर रहे हैं ना, तो हियरिंग तो कोई भी आवाज अगर हो रही है बैकग्राउंड में या फिर मैं कुछ भी बोल रही हूँ, इट इज गिवन कि कानों तक तो पहुंचने ही वाली है अपने पास। तो तुम्हारा जो वो दिमाग है वो साउंड को तो रजिस्टर करेगा ही करेगा, उसको अपन हियरिंग बोलते हैं। लिसनिंग ऑन दी अदर हैंड, तुम इंटेंशनली वॉलेंटरीली इधर क्लास में बैठे हुए हो कि जो भी सामने बोलने वाला इंसान आएगा उसकी बात हम सुनेंगे, समझेंगे, और हो सके तो फिर उनके अगेंस्ट में अपन एक रिप्लाई भी क्रिएट करके देंगे। आया समझ में? तो लिसनिंग और हियरिंग बेस लेवल पे दोनों सेम है कि अपन सुन ही रहे हैं, लेकिन हियरिंग जो है वो इनवॉलेंटरीली होती है। अब इनकेस अगर यहाँ से कोई बाहर अगर बात कर रहा हो तो आवाज तो अपन तक आएगी ना, उस पर अपन ध्यान नहीं दे रहे वो अलग बात है, क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं उसकी समझने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन आवाज तो पहुंचेगी अपन को उधर तक, तो दैट इज हियरिंग। लेकिन वही चीज जो मैं यहाँ पर खड़े होकर तुम्हें बोल रही हूँ, आई एम गेसिंग कि तुम वो चीज समझ भी रहे हो, ध्यान से सुन भी रहे हो, तो उसको अपन लिसनिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपन कोई भी कैफे में जाते हैं, कभी ना कभी एक ग्रुप तो ऐसा मिलता है ना जो अपने जस्ट बाजू में बैठा हो और कोई बढ़िया गॉसिप चल रही होती है उनके, मतलब इतनी अच्छी गॉसिप होती है कि अपन अपनी बात नहीं सुन के उनकी बात पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो शुरू तो हियरिंग से हुआ होगा। तुम्हारे दोस्तों के साथ बात करने गए थे, उनसे मिलने गए थे, उनसे मस्ती करने गए थे, लेकिन बाजू वाली टेबल की जो आवाज थी उससे तुम एक बार डिस्ट्रैक्ट हुए, फिर तुमने नोटिस किया कि यार ये जो बात बता रहे हैं वो तो ज्यादा बढ़िया है, तो वो फिर हियरिंग से लिसनिंग पे गया। पहले वो चीज एज अ नॉइज काम आ रही थी कि यार ये अपन को बात ही नहीं करनी है, फिर जैसे ही अपन ने रजिस्टर किया कि नहीं ये तो एक्चुअली अच्छी चीज बता रहा है, तो वो फिर लिसनिंग में कन्वर्ट हुआ। समझ आया लिसनिंग और हियरिंग का बीच का फर्क क्या होता है? टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स। अब लिसनिंग को भी ना अपन ने 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। एक है अपना डीप लिसनिंग, एक है फुल लिसनिंग, एक क्रिटिकल लिसनिंग और एक थेरेप्यूटिक लिसनिंग। डीप लिसनिंग का मतलब कि कोई एक टॉपिक के बारे में तुम इतना डेप्थ में जानने की ट्राई कर रहे हो कि तुमने उस टॉपिक के बारे में हर एक चीज समझने की कोशिश की। एक ही पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ के तुम उसके डेप्थ में अगर रिसर्च कर रहे हो, उसके बारे में बात सुन रहे हो, वीडियोस देख रहे हो। अभी जैसे अपन लिसनिंग की बात कर रहे हैं, लिसनिंग का अगर अपन देखा जाए तो सिंपल उतना ही है ना कि हाँ ठीक है तुम बात सुन रहे हो, उसमें और इतने सारे पॉइंट्स ऐड करने की क्या जरूरत है। तो वो पर्टिकुलर टॉपिक पे जो अपन हर एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, तुम हर एक चीज जान रहे हो, दैट इज डीप लिसनिंग। समझ आया? फुल लिसनिंग इज कि वो पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड जितने भी सारी चीजें हैं ना, वो सब कुछ तुम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। लिसनिंग के साथ कम्युनिकेट कनेक्ट होता है, कम्युनिकेशन कनेक्ट होता है, स्पीकिंग स्किल्स कनेक्ट होती है, तो वो सारी चीजों के बारे में अगर तुम नॉलेज लेने की ट्राई कर रहे हो, दैट इज फुल लिसनिंग। अब दोनों ही टाइप के लिसनिंग में, डीप और फुल, दोनों में ही अपन एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट इज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि तुम्हारा पूरा अटेंशन जो स्पीकर बात बोल रहा है ना उस पे ही है, उसके अलावा तुम और कोई तीसरा काम नहीं कर रहे हो। तुम अपना पूरा ध्यान यहाँ पर जो स्पीकर बोल रहा है उस पे है, तुम्हारा पूरा दिमाग उसी चीज को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए ट्राई कर रहा है। आया समझ में? डीप और फुल लिसनिंग। थर्ड है क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग का मतलब कि तुम ये बात सिर्फ इसके लिए सुन रहे हो ताकि उसके अगेंस्ट में तुम कोई एक ओपिनियन क्रिएट कर सको। समझ आया कि यहाँ पर तुम वो माइंडसेट से सुन रहे हो कि ये जो अपन बात बता रहे हैं, मैम तो अभी अभी आए हैं, पहली बार हमने मैम को देखा है, तो तुम एक उस अप्रोच से बैठे होगे ना कि ये अच्छा बोलेंगे या नहीं, ये जो बोलेंगे वो हमें समझ आएगा या नहीं, आगे मेरे को ये चीज कंटिन्यू करनी है या नहीं। तो जो तुम्हारा एंड मोटिव है वो बात को समझने से ज्यादा उसके ऊपर एक ओपिनियन क्रिएट करना है, या फिर वो पर्टिकुलर इंसान या उसके जो स्पीच को इवैल्यूएट करना है, तो उसको अपन क्रिटिकल लिसनिंग बोलते हैं। समझ आया? अभी अगर तुम करियर काउंसलिंग में जाके बैठते हो तो तुम्हारा एंड मोटिव क्या होता है कि इससे मैं इतना सीख सकूं कि मुझे पता चले कि मेरे लाइफ में मेरे को क्या करना है।
ये जो तुम्हारा एंड मोटिव है कि इस पर्टिकुलर जो भी लेसन्स तुमने सीखे हैं उसको तुम कहीं और इम्प्लीमेंट करके अपने लिए एक ओपिनियन क्रिएट कर रहे हो, दैट इज क्रिटिकल लिसनिंग। समझ आया क्या मतलब, क्या हुआ इसका? थेरेपी मतलब पता है क्या होता है? थेरेपी सुना है कहीं पे? थेरेपी का बेसिक मतलब होता है कि अगर अपन अपनी बात किसी और को बताकर उस चीज का सल्यूशन अगर अपन निकलवा सके, ताकि हो सकता है कभी ना कभी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती ही होगी। कभी अपन फ्रेंड्स के पास जाते हैं कि यार ऐसा हो गया, कभी मम्मी के पास जाते हैं कि मम्मी यार इसने मेरे को ऐसा बोल दिया। तो वो जो तुम अपनी बात दूसरे इंसान को बता रहे हो, ताकि पहली चीज तुम्हारा मन हल्का हो सके, और दूसरा जो भी तुम्हारे लाइफ में फिलहाल कलेश चल रहा है उसका तुम्हें कोई एक सोल्यूशन मिल सके। तो अगर ऐसा कुछ बात तुम दूसरे इंसान को बोल रहे हो और वो इंसान तुम्हारी बात सुन रहा है, समझ रहा है, उसके अगेंस्ट में एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, उससे अपन थेरेप्यूटिक लिसनिंग बोलते हैं। समझ आया? अब थेरेप्यूटिक लिसनिंग क्लिनिकल भी हो सकती है, नॉन क्लिनिकल भी हो सकती है। थेरेपी के लिए डॉक्टर्स भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जिनका काम ही ये होता है। तो उनके पास अगर तुम अपनी बात रखने जा रहे हो, वो भी थेरेपी लिसनिंग में आएगा। और अभी ऐसा बोलते हैं ना कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो अपने अनऑफिशियल थेरेपिस्ट होते हैं, और वो चीज हायर करना सस्ती भी है क्योंकि वो पैसे नहीं लेते। तो अगर वैसे अगर तुम अपनी बात या फिर अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हो, तो फिर वो सारी चीजें भी थेरेप्यूटिक लिसनिंग में ही काउंट होगी। समझ आया? तो भले ही तुम बात अपनी डॉक्टर से कर रहे हो या फिर फ्रेंड्स या फिर फैमिली से कर रहे हो, दोनों में थेरेप्यूटिक लिसनिंग अपन इंक्लूड कर सकते हैं। समझ आया? एक बार ये 4 पॉइंट भी रीड कर लो। किया रीड? समझ आया? नेक्स्ट अपना लिसनिंग स्किल्स क्या है वो अपन ने समझ लिया, लेकिन उसको तुम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना होगा, उसकी पूरी एक लिस्ट दी हुई है। सबसे पहला चीज़, लिमिट डिस्ट्रैक्शन। अगर तुम किसी की बात सुनने आए हो, कोई चीज़ बात समझने आए हो, तो वो पर्टिकुलर स्पीच से जितना कम से कम तुम डिस्ट्रैक्ट हो सको उतना बेटर।
पहली चीज तो कोई भी ऐसा डिवाइस जिससे तुम्हें लगता है कि नहीं ये चीज मैं बीच बात में उठा लूंगी, बीच लेक्चर में उठा लूंगी, फोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, उनको साइड कर दो। तीसरा, अगर कोई ऐसे ग्रुप के साथ बैठे हो जो सीरियसली ये बात सुनने नहीं आया है, उनसे अपन को खुद को थोड़ा दूर कर लेना चाहिए कि वो तो अपनी मस्ती कर रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी, लेकिन जो बात तुम सुनने आए हो उस पर तो ध्यान देना चाहिए हमें। तीसरा, अगर सपोज तुम्हारा अटेंशन कहीं और, ऐसा टीचर्स और बोलते थे ना, फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट, तो मेंटली तुम्हारा ध्यान अगर कहीं और है, तुम्हारे दिमाग में कोई और चीज चल रही है, या फिर कुछ कहीं पर हुआ, इधर से कोई और बातें कर रहा है, या फिर इधर तुम्हें कोई एक नई बढ़िया कॉन्सेप्ट पता चली, भूख लग रही है, खाने के बारे में सोच रहे हो, तो ये सारी चीजें जितना से जब भी तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, उन सारी चीजों को अपन को मिनिमाइज करना है। ठीक है, कि अपन जो भी बात बोल रहे हैं उस पर ध्यान अपना ज्यादा जाए। दूसरा, प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है अगर तुम बात सुनने आ रहे हो ना किसी की, तब तुम्हारा ध्यान सिर्फ उनकी स्पीच पे होना चाहिए। वो कैसे खड़ा है, वो कैसे बात कर रहा है, वो कैसा दिख रहा है, उसने ऐसा क्यों बोला, उसको ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, उसने जो कपड़े पहने हुए वो मेरे को जमे नहीं, ऐसे कोई खड़ा रहता है क्या, वो सारी चीजों पे अगर तुम्हारा ध्यान जाएगा, या फिर तुम्हें पता है कि वो इंसान कौन है, कैसा है, तो तुम उसके बेसिस पे उसको जज कर रहे हो, तो उसकी स्पीच पे तुम्हारा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। भले वो बात अच्छी कर रहा हो, लेकिन हो सकता है कि वो इंसान अच्छा ना हो, तो अगर तुम उस बायसनेस से अगर किसी की बात सुन रहे हो, तो वो जो भी बोल रहे हैं अपना उस पर ध्यान नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज जो तुम्हें करनी होगी, जब तक तुम कोई किसी की बात सुन रहे हो ना, तब तक तुम्हारा जो भी पर्सनल ओपिनियन है उस इंसान के रिगार्डिंग, उसे अपन को साइड में रखना पड़ेगा। आया समझ में कि ऑब्जेक्टिवली अपन को देखना है, अपन को बात से मतलब है, इंसान से नहीं। समझ आया? नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, वो चीज तो है उसी सेंस में। रियल लाइफ में अगर अपन रिफ्लेक्ट की बात करें ना, तो उसका मतलब स्पीकर जो बोलने की कोशिश कर रहा है ना, तुम उस चीज का उस वे में रिप्लाई करो कि सामने वाले को समझ आए कि तुम्हें उनकी बात समझ आ रही है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि मम्मी सरकाज़म में कुछ बोलती है, लेकिन अपन को पता है कि एग्जैक्टली वो क्या बोलना चाहती है, तो सीधा उस पॉइंट पे अगर तुम रिप्लाई करते हो, तो सामने वाले स्पीकर को भी पता चलेगा कि हाँ तुमने उनकी बात समझ ली। कभी कभी होता है ना, अपना रूम ऐसा थोड़ा बिखरा हुआ रहता है, तो मम्मी साइड में से आती है कि हाँ आजकल तो किसी को क्या ही पड़ी होती है, तब फिर तुम बोलते कि हाँ हाँ नहीं ठीक है मैं साफ कर दूंगी। तो जो बात बोली है उस वे में तुमने उसको ऐसे रिप्लाई किया जिससे स्पीकर को समझ आ गया कि तुमने उनकी बात समझ ली है। समझ में आया? जैसे इधर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग लेट टू मेक अप फॉर अदर्स हु डोंट कंप्लीट देयर टास्क। अगर स्पीकर कुछ ऐसी बात बोल रहा है, तो उस पर अगर तुम रिप्लाई ऐसा दोगे कि हाँ मतलब मैं समझ रहा हूँ कि तुमने, यू आर ओवरवर्क्ड और यू आर फ्रस्ट्रेटेड और यू आर टायर्ड, तो सामने वाला स्पीकर भी समझ रहा है कि वो जो भी फील कर रहा है ना, लिसन जो भी ऑडियंस है वो उसको समझ रही है। समझ में आया? मैंने थोड़ा ज्यादा समझ बोल दिया एक सेंटेंस में, लेकिन तुम्हें पता चल रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? क्लेरिफाई। क्लेरिफाई का मतलब, क्लेरिफिकेशन जो अपन बोलते हैं, क्लेरिफाई करना। जिससे कोई स्पीकर बोल रहा है उसका क्लेरिफिकेशन नहीं है। हाँ, तो क्लेरिफिकेशन क्या होता है? जैसे सही मतलब बोला तो है पर सही नहीं बोला, बोलना वही ज्यादा तरीका। हाँ, तो क्लेरिफाई, हाँ क्लेरिफाई करने का मतलब, अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि अपन को बात पूरी तरीके से समझ नहीं आई होती। लेक्चर में भी ऐसा होता है कि अपन कोई टॉपिक अगर समझा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को कोई पर्टिकुलर चीज में डाउट आ गया होगा, तो वो डाउट का वो जो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं जिससे टॉपिक और ज्यादा क्लियर या ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो रहा है, तो उसको अपन क्लेरिफाई करना बोलते हैं। कि जब तुम कोई बात सुन रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो बात तुम्हें पूरी अच्छी तरीके से पता नहीं चल रही, तो उसके अगेंस्ट में तुम क्वेश्चंस रेज करोगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, इसमें ऐसा क्यों किया। अब कोई भी सब्जेक्ट तुम अगर क्लास में भी स्कूल में भी पढ़ते थे, कोई भी सब्जेक्ट, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट समझते वक्त डाउट तो आते थे कि इसने ऐसा ऐसा क्यों किया, इसमें इधर से इधर क्यों गया, एक्स और वाई में क्या फर्क है। तो वो सारी जो चीजें हैं उसमें डाउट रेज करना, ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, वो इधर क्लेरिफाई में काउंट होगा।
समझ आया, क्लेरिफाई किया हुआ। फिफ्थ समराइज, समराइज करने का मतलब जो भी समझा है उसको short में समझा। शॉर्ट में समझाना। तो अब यहाँ पर अगर अपन लिसनिंग की बात करें तो बहुत बार स्पीकर ना एक्सटेंडेड फॉर्म में बात करता है। अब इधर मैं भी कब से बोल ही रही हूँ, तो अगर इनकेस अगर कल या परसों तुम दोनों में से कोई एक इंसान नहीं आता है, तो फिर तुम पूछोगे ना कि मैम ने क्या समझाया था, क्या बताया था, तो वो जो तुम शॉर्ट में लिस्ट बताओगे जिससे पता चले कि हाँ तुमने मेरी बात सुनी थी, उसे समराइज करना बोलता है। आया समझ में? जब भी तुम फिर कोई लेक्चर सुन रहे हो, कोई बात सुन रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, उसको शॉर्ट में अपन खुद के दिमाग में ऐसा पिक करके रख लेते हैं ना कि हाँ इसमें हमने ये बारे में बात की, ये बारे में बात की, नेक्स्ट से भी अपन को ये करना है। तो वो चीज कर लेने से भी सामने वाले स्पीकर को पता चल जाएगा कि तुम्हें उनकी बात समझ आ गई है। क्लियर? बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज और लिसनिंग का क्या काम है? जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारा मतलब कहने का मन नहीं मेरा। हाँ, वो स्पीकिंग में आया। मैं जो कर रही हूँ, ये जो मैंने इतना सारा हाथ लाया, दैट इज वो उधर बॉडी लैंग्वेज में काम आया। लिसनिंग वाले पार्ट में बॉडी लैंग्वेज का क्या काम होगा? जिससे वो सामने से बोल रहा है उसका रेस्पॉन्स मतलब आई से या फिर हाँ, बॉडी लैंग्वेज है। अभी ना कभी भी क्लास में लोग बैठे होते हैं ना, तो फिर भले ही वो लोग को ऐसा लग रहा हो कि मैम को तो क्या ही पता चलेगा, लेकिन यार इंसान जिस हिसाब से बैठा है ना, उस हिसाब से अपन गेस कर सकते हैं कि वो बात सुन रहा है या नहीं। या तो उसका ध्यान इधर उधर कहीं और होगा, टीचर के तरफ नहीं देख रहे होंगे, या फिर बार बार फोन को स्क्रीन टच कर रहे हैं कि क्या कुछ मैसेज तो नहीं आया, टाइम कितना बाकी है, बार बार पेजेस घुमा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, दूसरे लोगों को बुला रहे हैं। तो वो सारी जेस्चर्स से स्पीकर को रियलाइज हो जाता है कि ये इंसान सुन नहीं रहा। और वही अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो बैठ के एक्चुअली सुन रहा है, तो वो कभी ना कभी टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछे उसमें हाँ या ना में जवाब देना, हाँ या बोलना नहीं है तो एटलीस्ट नोट तो कर ही देते हैं। बहुत बार वो इतनी बार ब्लिंक करते हैं तो भी समझ आ जाता है कि नहीं वो हमारी तरफ ही देख रहे हैं, बात को समझ रहे होंगे। तो बॉडी लैंग्वेज तुम खुद की उस हिसाब से रखो ताकि स्पीकर को समझ आए कि तुम उनकी बात पे ध्यान दे रहे हो, उस पर भी फर्क पड़ता है। कोई लंबा लेक्चर होता है तो कोई इंसान सामने तरफ देख रहा है लेकिन वो बीच बीच में झपकियां भी ले रहा है, तो वो चीज भी नजर आती है कि ये चीज भले मेरी बात सुन रहा है लेकिन उसका ध्यान उधर नहीं है। आया समझ में? तो जब भी अगर अपन किसी की बात सुनने बैठते हैं ना, तो अपन को उस हिसाब से बैठना चाहिए कि सामने वाले को दिखे कि इंटरेस्ट के साथ बैठे हो। ऐसा नहीं कि खाली बोला है लेक्चर में बैठना है या किसी की बात सुननी है इसके लिए बैठे। अपन को एक्चुअली जेन्युइनली उस टॉपिक के बारे में जानना है। आया समझ में? शेयर, शेयर इज अब तुम्हारा पर्सपेक्टिव कि अगर मैंने इतना सारा बात अभी बोला है उसके रिगार्डिंग तुम्हारे दिमाग में भी कोई ओपिनियन क्रिएट हुआ होगा, तो वो ओपिनियन दूसरे लोगों के साथ शेयर करना, उससे भी पता चलता है कि उनको हमारी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। हो सकता है कि मेरा बताने का तरीका कुछ और हो लेकिन तुमने समझा कुछ और, उसके हिसाब से तुमने ओपिनियन दिया मुझे, तो मैं तुम्हें वापस से करेक्ट भी कर सकती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, या इनकेस अगर तुमने सही समझा तो उस चीज का भी मेरे को कंफर्मेशन मिल जाएगा, क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। आया समझ में? कोई डाउट नहीं? सब आया समझ? गिव योर फुल अटेंशन, ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं कि अगर तुम किसी की बात सुन रहे हो तो तुम्हारा 100% अटेंशन स्पीकर की तरफ ही होना चाहिए। पेज द कॉन्वर्सेशन का मतलब, जब अपन बात कर रहे होते हैं ना, तो फिर कोई कोई ऐसे, अभी अगर तुम फ्रेंड से भी बात करो, दूसरे लोगों से भी बात करो, तो कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत धीरे बात करते हैं। वो अपना पॉइंट, एक ही पॉइंट है, तुम्हें पता है वो क्या बोलने वाले हैं, लेकिन वो इतना धीरे धीरे सारी चीजें कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड करते हैं कि एक पॉइंट के बाद ना सामने वाला इंसान बोर हो जाने लग जाता है कि भाई जो भी बोलना है जल्दी बोलो ना, सुबह पनवेल के लिए, सॉरी सुबह पनवेल के लिए निकलना है। तो फिर वो सारी चीजें तुम जितना जल्दी अपना पॉइंट पुट कर सको, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि तुम अपनी बात को राजधानी की तरह भगाओ। एक उस हिसाब से तुम्हें अपनी पॉइंट रखना होगा जिससे सामने वाला इंसान टाइम टू टाइम समझ भी जाए, उसके साथ वो बोर भी ना हो। और अभी फिलहाल के जनरेशन में जो अपन ने रील्स देखना 30-30 सेकंड की चालू की है, अपना अटेंशन स्पैन वैसे भी बहुत कम हो चुका है। तो अगर कोई इंसान बहुत धीरे से बात बता रहा है या एक ही टॉपिक को बहुत ज्यादा खींच रहा है, तो तब भी लोगों का अटेंशन कहीं और चला जाता है कि कितनी बार बोलेगा एक ही बात, हम सुन चुके हैं। तो इस चीज को तुम कैसे चेंज कर सकते हो, दूसरे लोगों के साथ कैसे और इंटरेक्ट कर सकते हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि सामने वाला ऑडियंस कितना इफेक्टिवली सुन रहा होगा बात।
समझ आया? मैं अगर कुछ बात रख रही हूँ तो मैंने बीच में अगर स्पेस छोड़ी है, मैं बीच में अगर चुप हो रही हूँ, तो दैट इज योर क्यू कि इनकेस अगर तुम्हें कुछ बोलना है सामने से तो तुम बोल सकते हो। हो भी सकता है मैं सामने से ऐसा बोल दूं कि हाँ भी कोई क्वेरी है तो बता दो, या फिर मैंने एक टॉपिक खत्म करके मैं बीच में पॉज हो गई कि तुम रीड करके कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दो। तो ऐसा जो बीच में पॉजेस आ रहे हैं ना, ऑडियंस को उस चीज को भी रीड करना आना चाहिए कि अभी मैम चुप हुए हैं, उसका मतलब अभी मैम फिलहाल कुछ नहीं बोलेंगे, अपन रीड कर लेते हैं। या अभी मैम अगर कुछ नहीं बोल रहे तो अपने पास कोई क्वेश्चन है तो इस पॉइंट पे रख सकते हैं। बीच में बोलते हुए इंसान को अपन इंटरप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आया? आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो टॉपिक के रिलेटेड पूछो। अभी मैं सब कुछ तो मैं ये सब समझा रही हूँ, तुम आके मुझे पूछो कि मैम ये शर्ट कहाँ से लिया, तो वो चीज काउंट नहीं करेगी। जो टॉपिक के बारे में अपन बात कर रहे हैं, जिस चीज का डिस्कशन चल रहा है, उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होने चाहिए। इधर उधर की बातें अगर करनी है तो फिर वो अपन टॉपिक के बाद में कर सकते हैं। समझ में आया? रिकॉल प्रीवियस इंफॉर्मेशन। इनकेस अगर कोई ऐसी बात अपन कर रहे हैं जिससे दूसरी चीजें या दूसरी चीजें कनेक्टेड है, कोई अगर अपन गॉसिप बता रहे होता है तो ऐसा तो नहीं है कि वो गॉसिप एक ही बार हुई होती है, बहुत सारी चीजें कनेक्ट हुई होती है, तब जाके कोई एक बड़ा कलेश होता है ना। तो तुम्हें वो बाकी की सारी बैक स्टोरी भी सामने वाले इंसान को बतानी पड़ेगी, तभी उसको तुम्हें आज की बात समझ आएगी। समझ में आया? कोई डाउट? नहीं? एक बार ये लैंग्वेज रीड कर लो। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, फिर अपन नेक्स्ट कल के लेक्चर से देखेंगे।